आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार और हम लोग राष्ट्रपति पर जो राष्ट्रपति का चैप्टर था संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति को हम लोग पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रपति में बहुत सारी बातें जो पिछली वीडियो में हमने बताया था और कुछ जो अनुच्छेद रह गए थे आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो है राष्ट्रपति पर चर्चा कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने यह देखा था राष्ट्रपति का पद को जान लिया था, उनके जो है शक्ति को, यानी राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो अब किस अनुच्छेद में नहीं थे, तो 53 में है। 54 में उनके निर्वाचक मंडल को हम लोग जान गए थे और 55 में हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, उस पर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे और उसके बाद 56-57 जो भी संबंधित रिलेटेड उनसे जो आर्टिकल्स है उस पर चर्चा करेंगे। तो आपको अनुच्छेद 55 में यह बात हम बताए थे कि अनुच्छेद 55 में क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। तो यहाँ पर निर्वाचन की रीति में हम लोग निर्वाचन की रीति, इसमें हम लोगों ने एक बात जरूर जान लिया था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक विधि से होता है। तो एकल, इसको याद रखना होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय आनुपातिक विधि से होता है। तो अब एकल संक्रमणीय आनुपातिक विधि माने क्या है और किस प्रकार से जो है सिंगल वोट ट्रांसफरेबल होता है उसको हम बताए थे पिछला वीडियो में। और जो आप इसमें नए जो नए वीडियो को आज कर रहे हैं, अगर इसको समझना है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाकर के आपको और आसानी होगा, सुविधा भी मिलेगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं, निर्वाचक मंडल में सदस्य है उस सदस्यों का जो मत वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो उसको हम लोग जान लेंगे। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों का मत वैल्यू किसके समान होता है या कैसे जो है उसका वैल्यू का गणना किया जाता है। तो देखिए, पहला है निर्वाचक मंडल। इसमें आपको था है निर्वाचक मंडल में क्या था, संसद के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद का मतलब यहाँ पर आप समझ लेंगे यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, है ना। संसद के निर्वाचित सदस्य, तो संसद में हमारा जो है लोकसभा भी है और राज्यसभा, दोनों को हम चर्चा करेंगे। तो पहला हम निकालेंगे कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, विधान सभा के सदस्यों का सदस्यों का मत मूल्य देखिए, इसके लिए करते क्या है कि आप जानते होंगे कि जो भी राज्य है और जिन राज्यों में विधानसभा है और जहाँ कहीं कहीं विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल वहाँ होगा जहाँ पर विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों होगा, उसको सम्मिलित को हम विधानमंडल कहते हैं। लेकिन विधानसभा मूल रूप से जो भाग लेते हैं वो विधान परिषद सदस्य तो भाग लेते नहीं है, चूंकि निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के होते हैं, तो वही जो है निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो एक सदस्य का हम मूल्य कैसे निकालते हैं, है ना, एक सदस्य का मत। इसके लिए करते क्या है कि टोटल उस राज्य की जनसंख्या को लेते हैं। क्या लेते हैं? राज्य की टोटल जनसंख्या को। तो इसका होता है राज्य की
कुल जनसंख्या बटे राज्य के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुने 1/1000। इस प्रकार से होता क्या है कि राज्य विधानसभा का कह सकते हैं राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मत वैल्यू निकाला जाता है। उदाहरण के लिए मानते हैं जैसे बिहार विधानसभा, ठीक है, तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्यों के सदस्य हैं। तो आपको क्या है, और एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का ही सदस्य होता है ना, एक एंग्लो इंडियन सदस्य का भी निर्वाचित किया जाता है। तो अगर मान लीजिए 243 है तो उसमें से हम एक एंग्लो इंडियन को अगर हटा देते हैं तो कितना बचा 243, तो अब 242, तो 242 जो हो गया टोटल जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या हुआ। हम उदाहरण के रूप में लिए बिहार की, ऐसे हर राज्य का अलग अलग जो है निर्वाचित जो है सदस्यों की संख्या अलग अलग है ना। यूपी में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, झारखंड में अलग है, हर राज्य की अलग अलग है। लेकिन उदाहरण के रूप में हम अगर बिहार लेते हैं तो बिहार की राज्य की जो है टोटल विधायकों की संख्या 243 है, उसमें से -1 कर लिए तो 242 हुआ। अब 242 को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे और ऊपर में क्या रखेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या। अब यहाँ पर ध्यान देने बात है, बहुत गौर करने बात है कि राज्य की कुल जनसंख्या, तो कौन जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या नहीं, वर्तमान जनसंख्या नहीं, 1971 के जनगणना के अनुसार की जनसंख्या। इस चीज को आपको नोट करना होगा कि उस समय जनसंख्या को जो है, जनसंख्या को रखते समय कब की जनसंख्या को हम लेंगे, तो 1971 की जनगणना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो है कुल जनसंख्या देना होगा बटा में राज्य के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या अगुने 1000, है ना। इस प्रकार से कर करके आप क्या कर सकते हैं, एक सदस्य का जो है मत मूल्य निकाल सकते हैं। और जब एक सदस्य का निकल गया, अगर एक सदस्य का अगर निकल गया है ना, तो एक सदस्य का निकल जाता है तो पुनः क्या होता है कि एक सदस्य का निकलने के बाद उसमें आप जो है मल्टीपल कर दीजिए जितना सदस्य है उतना से, तो टोटल राज्य के विधायकों की कुल मत का मूल्य निकल जाएगा। तो एक राज्य का जो निर्वाचक मंडल में मत मूल्य होगा वो टोटल निकल कर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि सभी राज्यों का मत मूल्य को जोड़ सकते हैं। तो चलिए ये तो हुआ कि एक तरह से सिंपल, अगर आपको इसको जो है ज़्यादा अति में नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में अभी एक दो बार हमने देखा है कि कुछ क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि एक विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है, या निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो बस सिंपल सा यही ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन में आप टिक लगा दीजिएगा, ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो यह जो हो गया मैंने राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 1000, इसी को समझना है। दूसरा क्या है, संसद सदस्यों की, संसद सदस्य का मत मूल्य। संसद सदस्य का मत मूल्य, तो इसमें क्या होता है कि संसद सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए जो है इसमें भी एक ही संसद सदस्य मतलब एक सदस्य का मत मूल्य निकालेंगे पहले हम। तो इसके लिए क्या होगा कि कुल राज्यों के विधानसभा, इसको सभी राज्य कर सकते हैं या जो राज्य, सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों का कुल मूल्य,
देखिए यहाँ पर है क्या कि सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों का कुल मूल। तो आपको सभी राज्यों का मतलब ये नहीं है कि सभी राज्यों को लेंगे, जो निर्वाचक मंडल में, जैसे आपको पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश में मात्र 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में मात्र 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। वह कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश में मात्र जो है एक हमारा दिल्ली है, दूसरा पुदुचेरी है। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर का मामला वर्तमान में आया है, लेकिन अभी ऐसा कोई संज्ञान उसको मिलेंगे नहीं, सिर्फ लेंगे किसको? पुदुचेरी और जो है दिल्ली को, जहां विधानसभा है। तो अब क्या है, दिल्ली और पुदुचेरी के अलावा जो बाकी जो राज्य है जहां विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके, दिल्ली और पुदुचेरी को ले लीजिए केंद्र शासित प्रदेश में, बाकी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ देना है, और बाकी सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों का कुल मूल्य, यानी कुल मत मूल्य कर सकते हैं, कुल मत मूल्य बटा संसद के कुल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य को नहीं लेना है, यानी लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। तो यहां पर ऑब्लिक में हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, इसको जैसा आप फिर से हम बोल देते हैं, संसद सदस्यों का है ना, संसद सदस्यों का मत मूल, यानी एक संसद का प्रति सदस्य का संसद सदस्यों का मत मूल बराबर कैसे निकालेंगे? सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों का कुल मत मूल। तो यहाँ सभी राज्यों से कंफ्यूजन नहीं होना है, या ऐसे कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन तो निर्वाचक मंडल में शामिल विधानसभा निर्वाचक मंडल के विधानसभा सदस्यों का कुल मत मूल। निर्वाचक मंडल के विधानसभा, जो भी विधानसभा है, जो भी राज्य कह सकते हैं, हम बताए भी थे कि दिल्ली और पुदुचेरी शामिल है ही, बाकी केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है, और सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल है। तो निर्वाचक मंडल के विधानसभा के सदस्यों का कुल मत मूल है ना, बटा में संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देकर के, इसमें 1/1000 नहीं करेंगे, भाग देकर के जो आएगा वह एक संसद का मतमूल होगा, एक संसद का मतमूल होगा। तो इसको भी सीधे से याद रखना है, सीधे समझना है कि संसद सदस्य का मतमूल, अगर संसद सदस्य का मतमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? राज्यों के विधानसभा के सभी, यानी कह सकते सभी राज्यों या निर्वाचक मंडल। आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने यहाँ लिखा है निर्वाचक मंडल, माने जो भी निर्वाचक मंडल में जो भी विधानसभा शामिल है, वो क्लियर हम कई बार बता चुके हैं, कई बार रिपीट कर चुके हैं इस चीज को, कि दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। तो जहां जहां विधानसभा है, उन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्लियर है? विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, विधानसभा के ही निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का कुल मतमूल, जितना विधानसभा जो निर्वाचित सदस्य है उसका मतमूल, अब बटा में संसद के कुल निर्वाचित सदस्य का मूल्य। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? एक संसद का मतमूल निकालते हैं। तो सभी संसद का हम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता ही होगा कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होता है, तो 2 एंग्लो इंडियन है, तो 545 में से 2 हटा देते थे, कितना बचा? 543। राज्यसभा में आपको जो है 12 जो है, राज्यसभा में 12 जो है मनोनीत होते हैं, तो उन 12 को छांट दीजिए 245 में से, तो बचा कितना? 233। तो 500 इधर 43 और 233 टोटल मैंने एक जगह कर करके और उससे भाग दे सकते हैं, तब जाकर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो इतना हम बताया इसलिए, इसकी व्यापक समझने के लिए बताया है, लेकिन
एग्जाम में आपको जान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं आता। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि विधानसभा के सदस्यों का मत मूल कैसे निकालेंगे। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि विधानसभा के सदस्यों का मत मूल कैसे निकालेंगे। बस आपको यही जवाब याद रखना है, एक सदस्य का मत मूल बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्यों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, राज्यों के सॉरी यहां पर राज्यों के निर्वाचित जो है ठीक है हमें लगा था कि निर्वाचित नहीं, ठीक है, निर्वाचित राज्यों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। इसी चीज को आपको जो है नोट करना है, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्यों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुने 1/1000, है ना। तो इस तरह से इसका जो है आंसर होगा, पूछेगा तो। दूसरा अगर पूछेगा कि संसद सदस्यों का मत मूल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल यही आंसर देना है इसको, ठीक है। अब आपको इतना विस्तार समझाने के लिए इतना बोले थे। अब हम जो चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद 56 पर, 56 क्या कहता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। छप्पन पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 56 में कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि यानी पद की अवधि। तो क्वेश्चन इसमें आया है कई बार कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। चुनाव से 5 वर्ष, शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, या जब तक निर्वाचन न हो तब तक। ऐसा क्वेश्चन आया है। अब सोचिए कि इसका मतलब है कि अब एग्जाम का जो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन का जो पैटर्न्स है, वह मुख्य रूप से अब सीधे नहीं पूछता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष। ऐसा बहुत कम मिलेगा। आप पिछले एग्जाम को यदि आप एसएससी वगैरह जो भी रेलवे वगैरह है, अब तो माने रेलवे का भी एग्जाम में भी इसी तरह से अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में भी अप्लाइड क्वेश्चन आया है, और बाकी जो है बीपीएससी यूपीएससी तो ये सब क्वेश्चन हमेशा जो है उसका फितरत ही रहा है, हमेशा इस तरह क्वेश्चन पूछती रहती है। लेकिन अब आपको जानना है कि सीधे यह ना पूछा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। भूल जाइए, ये गया का जमाना। इसीलिए आपको हम जब भी माने अपने वीडियो में जब भी हम बताते हैं तो किसी बात को हम बार बार रिपीट करते हैं या किसी चीज़ को हम ज़्यादा समझाने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब आपको यह नहीं होना चाहिए कि हाँ कुछ ज़्यादा है, वीडियो का सब लंबा समय सर ले रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम में बैठे, आपको इस प्रकार का माने अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपको हर एग्जाम में आपको चाहे क्वेश्चन जैसा भी पूछे, जिस प्रकार से पूछे, आप बना सकते हैं। इसीलिए हम जो है मेरा प्रयास रहता है कि एक ही चीज़ को माने कई बार देखते हो रिपीट करते हैं या उसको बार बार हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज़ को आप ऐसा नहीं समझिएगा। मेरा प्रयास इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस पैदा कर दे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं पदावधि पर। तो पदावधि होता क्या है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, तो कार्यकाल जब भी होगा राष्ट्रपति को, तो पद ग्रहण करने के तिथि से 5 वर्ष। जिस दिन से वो पद ग्रहण कर लेंगे यानी प्रभार ले लेंगे, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। एक चीज को नोट करना है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहना चाहिए। 1974 में जो है राष्ट्रपति का जो है उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया है ना। एक नियम बना हुआ है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनका कार्य संभालेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य संभालेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो 10 वरिष्ठों का पैनल बना होता है, उनमें से वो कार्य संभालेंगे। मतलब यह है कि राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में पद रिक्त नहीं रहेगा। तो जब पद रिक्त नहीं रहेगा, इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तब भी कोई ना कोई राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे दिए तो दूसरा कोई
उपराष्ट्रपति होंगे, वो पद ग्रहण ले लेंगे, यानी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा। तो अब राष्ट्रपति, कोई नया राष्ट्रपति अगर चुन के आते हैं, तो हम सिंपल एग्जाम से समझिए इसको, नया राष्ट्रपति कोई चुन करके आते हैं, नए जो नए राष्ट्रपति थे, है ना, पहले राष्ट्रपति नहीं रहे, तो अब नए राष्ट्रपति चुन करके आते हैं, या उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, अब नए रूप में वो राष्ट्रपति चुन करके आते हैं, तो क्या होगा, तब चुन करके आएंगे तो क्या शपथ ग्रहण से उनका तिथि माना जाएगा? जी नहीं। अब जब नए राष्ट्रपति चुन करके आएंगे तो वह जिस दिन से अपना प्रभार यानी पद ग्रहण, अपना प्रभार माने जो राष्ट्रपति माने कह सकते हैं कि जो निवर्तमान राष्ट्रपति है, जो उस समय राष्ट्रपति पद पर है, उनसे अगर प्रभार लेते हैं उस तिथि से 5 वर्ष। इस चीज को बहुत अच्छा तरह समझ लीजिएगा। मैं अगर सीधा सीधा कहना चाहूंगा तो ऐसे लिख भी सकता हूं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर निवर्तमान का मतलब होता है कि जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, अब कोई मान लीजिए चुनाव हुआ और अभी कोई दूसरा राष्ट्रपति है, वह चुनाव नहीं लड़ा, मान लीजिए, या चुनाव लड़ा तो चुनाव में वो हार गया राष्ट्रपति जी, तो दूसरा नए राष्ट्रपति चुन के आ रहे हैं, है ना, तो वह जो है जब उनसे पदभार ले लेंगे उस तिथि को कहा जाएगा पद ग्रहण तिथि। क्लियर हुआ? पद ग्रहण तिथि। तो यहां पर राष्ट्रपति का पदावधि होता है 5 वर्ष, नहीं याद रखना है, पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक। अब यहां पर थोड़ा हम फिर रुक गए। देखिए, बड़ी ही, चूंकि आपको कॉन्सेप्ट जरूरी है, ऐसा भी है हमारा प्रयास, इसलिए है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी रेलवे तो दे ही रहे हैं, साथ साथ आप कमीशन का भी तैयारी करते ही होंगे, और इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। अब यहां देखिए, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, लेकिन इसमें यहां पर ध्यान आपको और माने थोड़ा विस्तार करते हैं कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, परंतु तब तक जब तक नए राष्ट्रपति या निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं। अब कहिएगा सर ये किसी बुक में आप तो ऐसा रहता नहीं है, तो बुक जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट, बुक जो है बुक पढ़ने से नहीं होता, उसमें कॉन्सेप्ट लेने से होता है। आप जो भी बुक पढ़ते होंगे, नो डाउट हम जानते हैं कि सभी लोग कोई ना कोई बुक पढ़ते होंगे, आप लोग बुक में अधिकतर देखा होंगे 5 वर्ष, लेकिन सोचिए, एक चीज सोचिए कि मान लीजिए कि 5 वर्ष पूरा और चुनाव भी हो गया, लेकिन नया राष्ट्रपति किसी कारणवश, बहुत सी कारण हो सकता है, बीमारी हो सकता है, उनके घरेलू प्रॉब्लम हो सकते हैं, या निर्वाचन संबंधी विवाद हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, ये भी तो हो सकता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद तो आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए वो बीमार हो गए, निर्वाचित तो हो गए, चुनाव तो जीत लिए, राष्ट्रपति चुनाव जीत लिए, निर्वाचन जीत लिए, लेकिन वो अब किसी कारण से बीमार हो गए, या फिर वह अपने पारिवारिक कारण से कुछ उलझे हुए हैं, या किसी अन्य कारण से सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला गया, उस कारण से वह पद ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा? क्या वो जो व्यक्ति पहले से जो राष्ट्रपति है, क्या 5 वर्ष पूर्ते हैं अपना छोड़ देंगे पद राष्ट्रपति? जी नहीं, तब तक वो पद पर बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, तो हमेशा ध्यान में रखना है, इस चीज को दिमाग में बसा लीजिए, और जब तक आप कॉन्सेप्ट अगर बसा लीजिएगा दिमाग में, आपके सामने मैं दावा करता हूं कि आपके सामने कोई भी ऐसा एग्जाम होगा, आप उसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, पद 5 वर्ष तक, परंतु जब तक नए राष्ट्रपति यानी नए राष्ट्रपति जो निर्वाचित हो, राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते तब तक बने रहेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन क्या आता है, जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, उसमें क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है,
तो आप सामान्यतः 5 वर्ष का आंसर ही दीजिएगा, 5 वर्ष। उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन जब आप यूपीएससी आईएएस कमीशन के एग्जाम देने जाइएगा तब ऐसा ऑप्शन मिलने को देखने को मिलेगा। क्लियर है कि यह जो है क्या है, तो क्लियर हम बता दिए 5 वर्षों तक, लेकिन जब तक नए राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते तब तक वो रहते हैं। अब पदावधि 5 वर्ष तक हुआ। क्लियर बात जान लीजिए कि राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष, 5 वर्ष। तो अब यहां पर एक बात आपको और जानना है, अब इसी में है 56 के 1 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है, क्या 5 वर्ष के पूर्व राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, हो सकता है? यहां एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या क्वेश्चन बना, क्या 5 वर्षों के पूर्व राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है? तो बिल्कुल रिक्त हो सकता है। तो हां, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, सपोज कीजिए कोई हमारे माननीय कह सकते हैं, कोई माननीय व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुन ले जाते हैं, तो क्या वो 5 वर्षों तक बने रहेंगे? 5 वर्ष के पहले क्या उनका पद रिक्त हो सकता है, हो सकता है? एकदम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या 5 वर्षों से पहले उनका पद रिक्त हो सकता है, हो सकता है? तो 5 वर्ष से पहले भी उनका पद रिक्त हो सकता है, 5 वर्षों से पूर्व भी उनका पद रिक्त हो सकता है, बिल्कुल हाँ हो सकता है। अब कैसे, इसको चर्चा करेंगे। पहला, 5 वर्ष के पूर्व राष्ट्रपति पद रिक्त हो सकता है। तो हाँ, पहला बीमार होने पर, अब मान लीजिए दूसरा त्याग पत्र देने पर, तीसरा मृत्यु हो जाने पर, चलिए हम जरा सा इस पर चर्चा करते हैं कि 5 वर्षों के पूर्व राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, ना हो सकता है? क्वेश्चन आएगा कि क्या 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति के पद रिक्त हो सकता है या नहीं? क्वेश्चन होगा हाँ, नहीं, या उसमें से दे दिया जाएगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपका आंसर होगा हाँ हो सकता है। तो पहला क्या है, ये तो इसको मान लीजिए, इसको हम थोड़ा डॉट में रखते हैं, बीमार होने पर। ये तो हो सकता है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, बिल्कुल। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र देने पर किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो अब त्याग पत्र दे देंगे तब राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, जब त्याग पत्र दे देंगे तो अब जब त्याग पत्र दे देंगे तो निर्वाचन तुरंत कराना संभव तो होता नहीं है, तुरंत चुनाव कराना संभव तो है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि त्याग पत्र देने पर उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल संभाल लेते हैं, और उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लिए। क्लियर हो गया? कौन संभाल लिए? उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लिए तो उपराष्ट्रपति को जब कार्यभार संभालते हैं उसके 6 महीना के अंदर में, यानी 6 माह के अंदर में राष्ट्रपति का त्याग पत्र दे दिए तो उसके 6 माह के अंदर में चुनाव करा लिया जाना है। और चुनाव कराया जाएगा तो फिर चुनाव करा लिया जाएगा, जब त्याग पत्र देने के बाद चुनाव होगा तो चुनाव कराया जाएगा। वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि चुनाव कराए जाने पर मान लीजिए कि चुनाव हुआ और जो नए राष्ट्रपति चुन के आएंगे तो क्या उनका कार्यकाल कितना होगा? इनके मृत्यु के बाद जो बचा हुआ समय उतना तक तो नहीं, तो जो नए राष्ट्रपति आएंगे चुन करके उनका कार्यकाल फिर से 5 वर्षों के लिए होगा। जो नए राष्ट्रपति चुन करके आए उनका कार्यकाल जिस दिन से पद ग्रहण करेंगे उस दिन से उनका 5 वर्ष होगा। तो यहां भी क्वेश्चन एक बार आया है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर या मृत्यु हो जाने पर नए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा। देखिए क्वेश्चन यहां ही पूछा है, आप क्वेश्चन जाके पलट के देखिएगा, है ना।
एक तो आपको बता देते हैं यूपीपीसीएस का, उसमें क्वेश्चन जाके जरूर देखिएगा, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का। अन्य भी एग्जाम में पूछा गया होगा, पर उसमें पूछा गया था कि क्या राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र देने पर जो नए राष्ट्रपति आते हैं, जो नए राष्ट्रपति होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो बची हुई अवधि का, यानी जो मृत्यु हो गया, जो त्याग पत्र दिए, उस राष्ट्रपति का जो माने कार्यकाल बचा हुआ उतना अवधि तक, यानी बची हुई अवधि तक, या 5 वर्षों तक, या माने कह सकते हैं पुनः निर्वाचन होने तक, ऐसा ऑप्शन रहता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 5 वर्षों तक, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक, पुनः 5 वर्षों तक। तो वहां पर क्या होगा? त्याग पद देने के बाद जो चुनाव होगा, तो फिर से जो नए राष्ट्रपति आएंगे उनका कार्यकाल कितना वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा। उसके बाद है ये भी बताया दिया कि मृत्यु हो जाने पर भी राष्ट्रपति का पद हो जाता है, मृत्यु हो जाने पर भी, तो उस परिस्थिति में भी जो है उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और दूसरा बात, फिर पुनः चुनाव होगा और उसके बाद चुने गए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा। तो यह है 56। राष्ट्रपति की पदावधि भी है और राष्ट्रपति का त्याग पत्र भी है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी बताते चलते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्वेश्चन यह पूछा गया कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यकाल कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति। ये भी 2 क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा बताते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अगर चुनाव के बाद, निर्वाचन के बाद जो नए राष्ट्रपति होंगे उनका कार्यकाल कितने वर्ष होगा? बची हुई कार्य अवधि, या उनको जो है नए निर्वाचन होने तक, या फिर से 5 वर्ष तक? तो फिर से 5 वर्ष तक, है ना, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। क्लियर? तो चाहे क्वेश्चन जैसा भी पूछे, किसी भी आधार पर पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है आराम से बना सकते हैं। और अगर आप देखिए कॉन्सेप्ट हासिल कर लेते हैं तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनाएंगे, बल्कि उसका पूरा का पूरा खाका तैयार करके लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए, कुछ ही पूछा जाए, लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 57 पर। संतावन कहता है कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता। राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता। चलिए अब इस पर चर्चा करेंगे। देखिए प्रत्येक आर्टिकल पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है, लेकिन आपको समझ जरूर विकसित हो जाएगा। चलिए अब इस पर हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अब राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन होने की क्या क्या पात्रता है? फर्स्ट चीज आपको याद रखना है इसमें कि संविधान में, यानी भारत के जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन, दोबारा उसका निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन कितनी बार, कितनी अवधि के लिए हो सकता है, मतलब 1 अवधि, 2 अवधि, 3 अवधि। जैसे अमेरिका में है कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, है ना। यहां पर ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन यानी दोबारा निर्वाचन होने की अवधि क्या होगी, यानी 1 बार होगा या 2 बार होगा या 3 बार होगा, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा गया है। इसलिए कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता, तो आपका आंसर क्या होगा? कोई व्यक्ति कितनी बार भी, कितनी अवधि के लिए भी राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी अवधि के लिए भी राष्ट्रपति बन सकता है ना। कोई व्यक्ति कितनी भी
अवधि के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं। संविधान में इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, यानी एक बार, दो बार, तीन बार, आप कई बार भी के लिए भी आप चुने जा सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार यहां पूछा गया था कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार चुना जा सकता है, यह क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार, दो बार, तीन बार, तो आपका आंसर क्या होगा? कितनी बार के लिए भी। तो वहां ऑप्शन रहेगा कितनी बार के लिए भी। तो आप कितना मारिएगा? कितनी भी बार के लिए, मतलब कितने भी बार बन सकते हैं, उसके लिए कोई, उस पर कोई माने बाध्यता नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ पर कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता क्या है? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की कोई बाध्यता, संविधान में कहीं भी कोई ऐसा बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति कोई कितनी बार बन सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो उनकी पद के लिए योग्यता है और शर्तें है वो तो वही रहेगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या उनकी जो है योग्यता होना चाहिए, क्या उनकी शर्तें होनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। तो यह आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार चुना जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? कितनी बार के लिए भी। क्लियर हो गया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार चुना जाएगा, तो कितनी बार के लिए। अब 58, अब आपको जैसा 58 से पहले में एक बात और चर्चा कर देते हैं। अब हुआ क्या था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी में एक बात आया था, है ना। चलिए, उस निर्वाचन संबंधी बात क्या आया था कि निर्वाचक मंडल में, निर्वाचक मंडल जो होता है, आप तो जान गए होंगे निर्वाचक मंडल क्या होता है, कि निर्वाचक मंडल में अगर कोई स्थान खाली है, निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है ना, तो क्या उस परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में राष्ट्रपति अपना परामर्श मांगे थे। उस परामर्श पर राष्ट्रपति को परामर्श दिया गया कि अगर निर्वाचक मंडल खाली भी है, अपूर्ण है, तो भी राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। जैसे आपको हम बता देते हैं कि राष्ट्रपति को जो है निर्वाचक मंडल में, आपको जानते होंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बताए थे, जैसा हम इस पर फिर आ गए थे इसलिए बताए, क्योंकि इस पॉइंट को छूट गया था, हमारा दिमाग फिर से आ गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपको बताया है कि कौन कौन होता है, कि निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा, राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य, प्लस राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब मान लीजिए कि अब अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, जैसे 1974 में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, ठीक है, 1974 में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। उस समय गुजरात विधानसभा भंग था। तो गुजरात विधानसभा भंग था, मतलब गुजरात विधानसभा के सदस्य वोट नहीं डाल सकते थे। क्लियर, कि गुजरात विधानसभा के सदस्य वोट नहीं डाल सकते थे। तो हुआ क्या कि 1974 में कहानी है, 1974 में जब राष्ट्रपति को चुनाव हो रहा था, यानी फखरुद्दीन अली अहमद के जो है बाद जो है चुनाव हो रहा था, तो उस समय गुजरात विधानसभा भंग थी। तो राष्ट्रपति को परामर्श मांगने का अधिकार है 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी वैधानिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अपना परामर्श मांगते हैं। तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा कि क्या अगर निर्वाचक मंडल खाली है या अपूर्ण है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है या किसी कारणवश वह माने उसका कम है, सदस्य संख्या कम है, तो भी राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रासंगिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होगा, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया कि कोई निर्वाचक मंडल कहीं से अपूर्ण है या कहीं कोई विधानसभा भंग है, तो क्या उसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव होगा या नहीं होगा? तो होगा। ठीक है, इस चीज को हम चर्चा कर लिए। अब आइए 58 पर। 58 पर क्या कहता है
राष्ट्रपति की अर्हता, इसको हम योग्यता भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चलिए इस पर चर्चा करते हैं, इस आर्टिकल पर चर्चा करते हैं कि 58 क्या कहता है ना, क्या होना चाहिए उनकी योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना, राष्ट्रपति पद हेतु क्या उनका अर्हता होना चाहिए। आर्टिकल तो सब पढ़े होंगे, आर्टिकल कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन व्याख्या करना और उसका व्याख्या समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। और अगर आप आर्टिकल की व्याख्या समझते हैं तो बहुत आसान है। देखिए इसमें कहता है कि राष्ट्रपति पद हेतु अर्हता, यानी क्या होना चाहिए उनकी अर्हता और योग्यता। तो एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, यहां पर 2 कॉलम है, 58 के 1 और एवं 2, 58 के 1 और 58 के 2। अब आपको हम इस पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता योग्यता। तो 58 के 1 में क्या कहता है, तो राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता है, जो अर्हता है, उसमें 58 के 1 में कहता है, 1 के क में भारत का नागरिक होना चाहिए, ख में कहता है 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ग में कहता है लोकसभा सदस्यता की अर्हता होना चाहिए। अंठावन की 2 पर चर्चा करेंगे। इसमें कहता है लाभ का पद धारक नहीं होना चाहिए। चलिए अब जैसे इस पर हम देखिए क्या क्या कह रहा है यह। चलिए पहला देखते हैं, कहता है कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पद के हेतु क्या अर्हता है, क्या योग्यता है, इसको जानेंगे। क में कहता है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आपको नागरिकता जो दिया गया है वह 5 प्रकार का है, जन्म की नागरिकता, वंश की नागरिकता, आपको पंजीकरण की नागरिकता, देशीयकरण की नागरिकता और अर्जन की नागरिकता। अगर आपको नागरिकता में कहीं कंफ्यूजन हो तो आपको जो है अपने जो इस वीडियो में आपको नागरिकता संबंधी एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, उस पर जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो 5 प्रकार की जो है नागरिकता जो है संविधान कह सकते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार के जो है नागरिकता का जो है प्रावधान किया गया है। और उस नागरिकता कानून में कई बार संशोधन किया गया, 2019 में भी संशोधन किया गया जिसके तरफ बहुत हंगामा हुआ, सीए है ना। तो चलिए बहुत बार संशोधन हुआ, उसको अलग वीडियो है, आप उस पर जाकर देख लीजिएगा कि वो क्या है ना। वो 5 प्रकार की नागरिकता क्या है, पंजीकरण की नागरिकता क्या है, देशीयकरण की नागरिकता क्या है, वंश की नागरिकता क्या है, जन्म की नागरिकता क्या है। तो यहां पर कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो नागरिक चाहे आप किसी रूप में हो, चाहे वह जन्म से हो, चाहे वह वंश से हो, चाहे वह आप पंजीकरण से हो, चाहे वह आप देशीयकरण से हो, चाहे वह आप अर्जित क्षेत्र से हो, किसी भी प्रकार से अगर आपको नागरिकता मिला हुआ है तो आप जो है भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता है,
आपको भारत के राष्ट्रपति की नागरिकता के लिए सर्टिफिकेट मिल गया, चाहे वो नागरिकता का कोई भी सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ हो। जरूरी नहीं है कि जन्मे वाला नागरिकता, जन्म से नागरिकता होगा वही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन ऐसा प्रावधान कहाँ है? एक ऐसा देश है वर्ल्ड में जहां पर जन्म के व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे देश है, लेकिन उदाहरण को बताते हैं कि अमेरिका में प्रावधान है कि जो जन्म से जो व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है, यानी बाद में जो नागरिक बन गया सो नहीं, जो जन्म से अमेरिका का नागरिक है, जो जन्म से अमेरिका का नागरिक है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। यह प्रावधान कहाँ है? अमेरिका में, जन्म वाली नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में चाहे आपको जन्म से नागरिकता मिला हो, चाहे आपको वंश से, चाहे आपको पंजीकरण से, चाहे आपको देशीयकरण से या अन्य विधि से, किसी विधि से अगर आपको नागरिकता मिल गया है भारत की, तो आप एलिजिबल है किसके लिए? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में शामिल होने के लिए। अब भारत के राष्ट्रपति को नागरिक होने माने जो है माने क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरा करना चाहिए। तीसरा क्या है? लोकसभा सदस्य की अर्हता होना चाहिए। यहाँ पर एक बार को बता देते हैं कि क्वेश्चन आपको कभी कभी उलझाने के लिए मिल जाएगा कि क्या जन्म से जो भारत का नागरिक वही माना जाएगा जिसको जन्म वाला नागरिक हो? जी नहीं, चाहे कोई भी नागरिकता आपको मिला हो, आप भारत के नागरिक माने जाएगा। तो ये समझ गए, ये जो है 58 के 1 में है। अब 58 के 2 में क्या कहता है? लाभ का पद धारक नहीं होना चाहिए। अब भाई लाभ का पद क्या है ना? क्या है लाभ का पद, है ना? तो लाभ का पद का धारक मतलब क्या होता है ना? तो इसको हम लाभ के पद को डिफाइन करने के लिए संविधान में बताया गया है ना? इस चीज को बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ के मंत्रियों और संघ एवं राज्य के मंत्री को छोड़कर सभी पद के पद जो है राष्ट्र लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसको जरा सा नोट कर लीजिएगा। अपवाद, लाभ के पद के अपवाद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री। आपको इस बात को थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि किनको किनको लाभ का पद नहीं माना गया है। तो राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना गया है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना गया है, राज्यपाल का जो पद है वो लाभ का पद नहीं है, संघ के मंत्री, संघ का मतलब केंद्रीय जो हमारा संसद है कह सकते हैं, यानी केंद्र में जो सरकार है उसके मंत्री, तो केंद्रीय मंत्री, संघ के मंत्री चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, कोई भी जो संघ के मंत्री है, मंत्री ओनली फॉर मंत्री, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री और राज्य के मंत्री है। राज्य के मंत्री में जैसे मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री, राज्य के कृषि मंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, राज्य के आपदा मंत्री। तो इन लोगों को जो है, इन लोगों के पद को लाभ का पद नहीं माना गया। तो अब इससे का बेनिफिट क्या है? तो इससे बेनिफिट यह है कि ए पद धारक लोग जैसे ए पद धारक लोग जब राष्ट्रपति के पद के लिए नॉमिनेशन करते हैं, नॉमिनेशन देंगे, तो उनको अपने पद से त्यागपत्र नहीं देना होगा। नहीं समझे बात को? तो फिर से एक बार समझिए। जैसे अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई राज्यपाल अगर खड़ा होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर राज्यपाल अगर उस चुनाव में शामिल होते हैं, उम्मीदवार बनते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन बना? राज्यपाल बने। चाहे उपराष्ट्रपति बनेंगे, चाहे जो अभी राष्ट्रपति है वो भी बन सकते हैं, या संघ के मंत्री भी है। तो अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर उम्मीदवार बनते हैं ये लोग, ये पद धारक लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री,
अगर ये उम्मीदवार बनते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो इनको उम्मीदवार जब बनेंगे तो इनको त्याग पत्र, अपने पद से त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। जब ये चुन लिए जाएंगे, जब राष्ट्रपति के चुनाव में ये चुन लिए जाएंगे, निर्वाचित हो जाएंगे, तब ये अपना पद से त्याग पत्र देंगे। यानी इनको बहुत बड़ा बेनिफिट है। हुआ कि नहीं हुआ बेनिफिट? अब इनका लाभ का पद नहीं है, तो ये जो है राष्ट्रपति के माने चुनाव में उम्मीदवार में खड़ा हो गए, उम्मीदवार में खड़ा हो गए तो इनको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। जब ये चुन लिए जाएंगे तब इनको त्याग पत्र देंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा पद धारक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी अन्य प्रकार का कोई सरकारी संस्था में वह व्यक्ति काम कर रहे हो, या कोई मान लीजिए मंत्री छोड़ के एक विधायक ही मान लीजिए, एक विधायक मान लीजिए, एक संसद सदस्य मान लीजिए जो मंत्री नहीं है, एक विधायक मान लेते हैं, एक संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं है, तो विधायक हुआ, संसद का सदस्य हुआ, है ना, जो इन पद धारक में से कोई दूसरा भी होगा, तो वो अगर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार बनेंगे, तो उनको पहले अपना पद से, अगर विधायक लड़ते हैं तो विधायक के पद से पहले उनको क्या करना पड़ेगा? रिजाइनेशन देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, तब जाकर के वह चुनाव लड़ेंगे। यानी पहले वो त्याग पत्र देंगे अपने पद से, तब जाकर चुनाव लड़ेंगे। अगर संसद के सदस्य है, मंत्री नहीं है, मान लीजिए मंत्री नहीं है, सिर्फ मान लीजिए एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए हम आपको एक चर्चा करते हैं, बहुत सा मंत्री है, जैसे मान लीजिए कि राम कृपाल यादव, अगर कोई मंत्री अभी नहीं है, वर्तमान में मंत्री हो तो छोड़ दीजिए, अगर मंत्री नहीं है तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तब वो क्या करेंगे? वो मंत्री नहीं है तो उनको लिए क्या है कि वह मंत्री नहीं है, तो उनको जो है पहले अपने सदस्य यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, उन पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी जो भी कर सकते हैं, जो भी अगर मंत्री नहीं है तो उनको पहले अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, तब जाकर उम्मीदवार में अपना नामिनेशन देना होगा। लेकिन जो इन पद पर है उनको अपने पद से त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। वह चुनाव में पद पर रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए चुनाव में शामिल हो सकते हैं, और जब निर्वाचित हो जाएंगे तब जाकर त्याग पत्र दे देंगे। तो ये 58 के 1 में कहता है, 58 के 2 में कहता है कि लाभ का पद धारक न होना चाहिए। मेरे हिसाब से लाभ का पद आपको समझ में आ गया होगा। लाभ के पद में दिमाग में इतना ही रखिए कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और जो है संघ के मंत्री और राज्य के मंत्री का पद जो है लाभ का पद नहीं माना गया है, यानी इनको जो है लाभ पद है, बाकी का लाभ का पद माना जाता है। चलिए अब जरा सा हम इस बात को चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो क्या योग्यता होना चाहिए तो जान ही गए। अब साथ साथ आपको यह जानना ये भी है कि इसमें एक चीज और आपको और नोट करना होगा। इसमें एक बात और है कि आपको राष्ट्रपति के पद के लिए, योग्यता के लिए आपको निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो आपको 50 प्रस्तावक का 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार हेतु यहां पर कर देते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार हेतु निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक का समर्थन पत्र होना चाहिए, कह सकते हैं। कितना चाहिए? 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक, है ना। और साथ ही साथ आपको जो है 15,000 रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक के नाम से आपको जमानत राशि जमा करना होगा। ठीक है, एवं 15,000 की
राशि 15,000 की जमानत राशि रिजर्व बैंक के नाम से जमा होना। जमा करना होगा। ठीक है, पहला जानिए कि आपको उम्मीदवार बनने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनने के लिए क्या होना चाहिए? तो निर्वाचक मंडल अच्छी तरह समझ गए होंगे। निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक, कितना? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक का समर्थन होना चाहिए। साथ ही साथ 15,000 एवं 15,000 की जमानत राशि रिजर्व बैंक के नाम से जमा करना होगा। अब एक बात उठती है कि रिजर्व बैंक के नाम से जमानत राशि आपको जमा करना होगा। अब जमानत राशि क्या है? तो देखिए, जमानत राशि का मतलब हुआ कि अगर आपने कुल वैध मत का, जो वैध मत है, उस कुल वैध मत का 1/6 नहीं लाते हैं तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो यहां पर नोट करना होगा, कुल वैध मत का 1/6, क्लियर? कुल वैध मत का कितना? 1/6 है ना, आपको लाना है। अगर कुल वैध मत का 1/6 नहीं लाते हैं, कुल वैध मत का 1/6 जो है नहीं लाते हैं, तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी, मतलब नहीं लौटाई जाएगी। तो जमानत जब्त इसी को कहते हैं। आप सुनते होंगे कि मतलब किसी किसी कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया। तो जमानत जब्त मतलब क्या हुआ? जमानत जब्त हुआ मतलब उसकी जो राशि जो जमा किया था वह, है ना, हर राशि हर चुनाव में अलग अलग राशि होता है। जैसे मुखिया के चुनाव में 500 रुपये की जमानत राशि होती है, अब तो बढ़ा दिया गया है, अब 1,000 कर दिया गया है ना। तो हर चुनाव में अलग अलग जमानत राशि होती है। तो अगर मान लीजिए कि जमानत राशि आपकी जब्त हो जाती है, कब? जब आप वैध मतों का, कुल वैध मतों का 1/6 नहीं लाइएगा, तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगा। तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति का कोई अमुक उम्मीदवार खड़ा हुआ, लेकिन वो कुल वैध मत का 1/6 नहीं लाया, तो क्या होगा? उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, जमानत राशि समझ गए। अब हम लोग चर्चा करेंगे 59 पर। तो थोड़ा सा ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब हम 59, 60, 61 है ना, और अगले वीडियो में लेंगे। और थोड़ा होता क्या है कि हम ज़्यादा समझाने में मैंने अपने पे विश्वास रखते हैं, और समझाने से हमें भी संतुष्टि मिलता है, आप लोग को भी संतुष्टि मिलता होगा। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको कुछ और लगता हो कि नहीं, कुछ हमें और भी इसके बारे में चर्चा कीजिए, जैसे कुछ ऐसे पॉइंट, हमने कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ने का प्रयास हम नहीं रहता है। हम हर एक पॉइंट को चाहते हैं कि मैंने उसको पकड़ ले और उसको जो है लेके चले। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा खींच जाता है, और साथ साथ जो है बहुत कम आर्टिकल पर ज़्यादा चर्चा हो जाता है। फिर भी यह प्रयास यार इसलिए रहता है कि कॉन्सेप्ट आपको दे सके। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।